अस्सलाम वालेकुम गाइस। होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। मैं वेट कर रही थी कि लोग आ जाएं काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी टाइम हो चुका है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आज जो हमारा टॉपिक है वेबिनार का वो स्ट्रोक है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्ट्रोक होता क्या है और क्या उसकी हमारे पाकिस्तान में उसकी जो लीडिंग कॉज है डेथ की वो क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, ये आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्ट्रोक होता क्या है, कि स्ट्रोक किस वजह से होता है, कि हमारे जो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है या हमारे ब्लड फ्लो में कोई इम्पेयरमेंट आ जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, उसकी वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे ब्रेन सेल्स हैं, उसके अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो अगर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको नहीं मिल रहा या न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्रेन सेल्स को चाहिए होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो उनमें स्ट्रोक होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमारी सेंसरी मोटर कॉग्निटिव या हमारी स्पीच लैंग्वेज में कोई इम्पेयरमेंट आ जाती है तो हम उसको स्ट्रोक में कंसीडर करते हैं। एपिडेमियोलॉजी की बात करें कि तो हम लोग आप लोगों को पता ही है कि एज अ फिजियोथेरापिस्ट हम लोग जो सबसे ज़्यादा जो हमारी पेशेंट रेशो है वो स्ट्रोक ही है। मतलब अगर हम लोगों के पास अगर पेशेंट्स आते भी हैं ज़्यादा तो आप लोगों को पता ही है, या लो बैक पेन के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर उसके बाद जो है हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनकी हर पेशेंट की जो आप कह लें कि सिनेरियो होता है वो हर एक से दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, हर किसी की जो आप कह लें कि आपके पास जो आप डायग्नोस करते हैं तो आपके जो पास जो फाइंडिंग्स आती हैं वो सबकी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, फोर्थ लीडिंग काज है स्ट्रोक जो है हमारे पास जो हम लोग कंसीडर करते हैं इसको हमारे पास जो लीडिंग काज में जो चीज़ आ रही है ये। फिर उसके बाद अगर इसमें इसका सर्वाइवल रेट और कम हो जाता है अगर आपके पास इसके अंदर और से ही चीज़ें भी आपके साथ जो हैं वो ऐड हो जाए। उनमें हाइपरटेंशन है, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, एज है, हार्ट डिजीज़ है। ठीक है, अगर ये चीज़ें पेशेंट्स के अंदर होंगी तो पेशेंट के जो डेथ रेट का जो रीज़न है वो मतलब जो कॉज है लीडिंग कॉज बनती जाएगी। ठीक है, कॉजेज़ की अगर हम लोग बात करें कि कॉजेज़ कौन कौन सी हैं हमारे पास जिनकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, उसमें हमारे पास आर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, वो क्या है, इसके कोई 5 to 6 जो काजेज़ है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। अगर आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको कम से कम मतलब उसकी जो काजेज़ वगैरह हैं वो यहीं पे याद हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है हमारे पास
कि पेशेंट जो है उसमें प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, विद एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स, कैल्शियम डिपॉजिट, ठीक है, और लिपिड्स इनकी जो एक्यूमुलेशन के साथ जो प्लाक फॉर्मेशन बनता है उसकी वजह से जो हमारी वेसल के अंदर जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं आर्थरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इसकी वजह से आपके पेशेंट के अंदर जो है वो स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनकी वेसल्स जो हैं वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं। जब नैरो होना शुरू हो जाती हैं तो हमारी जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है हमारे पास पेशेंट जो है वो स्ट्रोक की तरफ मूव कर जाता है। सेरेब्रल थ्रोम्बस, सेरेब्रल थ्रोम्बस में क्या है कि हमारे पास ब्लड क्लॉट बनता है इनटू द सेरेब्रल आर्टरी के अंदर, ठीक है। सेरेब्रल आर्टरी के अंदर जो है हमारे पास ब्लड क्लॉट बनेगा, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो स्ट्रोक की तरफ चला जाता है। सेरेब्रल एम्बोलिज्म, सेरेब्रल एम्बोलिज्म क्या है कि उसमें क्या होता है हमारे पास कि जो ब्लड क्लॉट है वो कहीं पे भी बॉडी में बन सकता है, ठीक है, वो आपके कहीं पे भी ब्लड में मतलब बन गया, लेकिन आर्टरी में बन गया, लेकिन वो एक जगह पे नहीं रहता, मतलब वो मोबाइल है, वो कहीं पे भी सेरेब्रल आर्टरी की तरफ मूव कर सकता है। उसमें क्या होता है हमारे पास कि पेशेंट जो है अगर ब्लड क्लॉट बन गया है तो वो आर्टरीज सेरेब्रल आर्टरी की तरफ मूव कर गया, जिसकी वजह से स्ट्रोक जो है वो हो सकता है। हेमरेज स्ट्रोक, ठीक है, अगर आपके पास कोई अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, इनटू द एक्स्ट्रा सर्कुलर एरिया ऑफ ब्रेन, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा सर्कुलर एरिया में आपके पास अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो गई है तो उस वजह से कोई ट्रॉमा हो सकता है और ट्रॉमा जो है वो लीड कर सकता है स्ट्रोक को, ठीक है। इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज, इसमें क्या होता है हमारे पास जो सेरेब्रल हमारी वेसल होती हैं वो रप्चर हो सकती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन में और वो हमारे स्ट्रोक की तरफ पेशेंट को लेकर जा सकता है। हम लोगों ने सब ऑर्गेनाइज्ड स्पेस हेमरेज, इसमें क्या होता है कि हमारे पास सब ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट जो है वो स्ट्रोक की तरफ चला जाता है। अगर हम लोग देखें कि कॉज क्या बन रही है स्ट्रोक की, तो वो यही बन रही है या पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है, या कोई ट्यूमर हो गया, या कोई ब्लॉकेज हो गई है जिसकी वजह से जो है वो ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा और पेशेंट जो है वो स्ट्रोक की तरफ चला गया। अगर मैं इनको दोबारा से रिपीट कर दूं आप लोगों की आसानी के लिए कि हम लोगों ने कौन कौन सी काजेज़ को डिस्कस किया है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है आर्थरियोस्क्लेरोसिस को, सेरेब्रल थ्रोम्बस, सेरेब्रल एम्बोलिज्म, हेमरेज स्ट्रोक, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज और सब ऑर्गेनाइज्ड स्पेस, ठीक है। अगर अब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि अब पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, अब मज़ीद हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होंगी, उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या मज़ीद चेंजेस आएंगी, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, ठीक है, उनका जो रिलीज़ है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेन सेल्स जो हमारे होते हैं उनको एनर्जी नहीं मिल पाती, ठीक है, अब उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो उनको पूरी नहीं मिल पाती। उसमें क्या होता है, अब आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें अगर हमारे जो ब्रेन सेल्स को अगर विद इन सेकेंड्स भी उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस ऑक्सीजन नहीं मिली या एनर्जी नहीं मिली तो क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसकी वजह से भी पेशेंट जो है वो स्ट्रोक की तरफ जा सकता है। फिर उसके बाद अगर क्या होता है कि हमारे पास कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है, और अगर न्यूरल मेम्ब्रेन जो हमारी पंपिंग है उसमें हमारे में फेलियर मतलब आना शुरू हो जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड और साइटोकाइन, ठीक है, इनका जो रिलीज़ है उसकी स्टिमुलेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। दीज आर आप कह लें कि ये फार्मेसी से या फार्माकोलॉजी है स्ट्रोक की, कि इसमें हमारे पास क्या हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनका रिलीज़ होना शुरू ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स इन द पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने
क्या क्या डिस्कस कर लिया। कुछ लोग न्यू भी आ रहे हैं तो मैं पिछला भी साथ साथ थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को यहीं पे समझ आ जाए, यहीं पे याद हो जाए कि स्ट्रोक होता है क्या। स्ट्रोक पे हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन की बात की कि इसकी डेफिनेशन में हम लोगों ने कहा कि ब्लड फ्लो जो होता है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। इसमें हमारे पास कोई ब्लॉकेज हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई ब्लीडिंग की काज हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि इसमें जो इसकी काजेज़ हम लोगों ने डिस्कस की, डिफरेंट काजेस हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी के अभी पॉइंट्स जो है वो हम लोगों ने रिवाइज किए हैं। अच्छा, उसके बाद रिस्क फैक्टर। व्हाट इज़ द रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक? क्या क्या वजह है जिसकी वजह से जो हमारे पेशेंट्स हैं, स्ट्रोक के पेशेंट्स, मतलब उनमें जो चांसेस ज़्यादा होते हैं स्ट्रोक होने के, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी डिटेल में, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ मेलाइटस, हार्ट डिजीज़, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़, ठीक है, रोमैटिक हार्ट वेवुलर डिजीज़, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, ठीक है, स्लीप एपनिया। दीज आर द डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से जो है आपके पास पेशेंट जो है वो स्ट्रोक की तरफ जा सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक हैं कुछ वुमेन के जो स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक की तरफ फीमेल पेशेंट जाती है। वो है प्रेगनेंसी, ठीक है, बर्थ के ड्यूरिंग बर्थ, और अगर वो एस्ट्रोजन अलोन यूज़ कर रही है, ठीक है, या वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन कंबाइनली यूज़ कर रही है, तो उसकी वजह से भी वो स्ट्रोक की तरफ जा सकती है। अब ये तो वो थी कि जो मतलब हमारी जो दूसरी डिजीज़ हैं उनकी वजह से जो हमारे पास मतलब जो हमारी मतलब चांसेस बने कि वो पेशेंट को स्ट्रोक हो गया। अब कुछ रीज़न ऐसी हैं कि जो हम लोगों ने खुद मॉडिफाई किए हुए हैं, अपना लाइफस्टाइल इस तरह से बनाया हुआ है कि जिसकी वजह से वो हम स्ट्रोक की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले उसमें तो सिगरेट स्मोकिंग है, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग आप लोगों को पता है कि उसमें लंग्स के पेशेंट्स में भी होती है और हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स में भी होती है, और आपको पता है मोस्टली कि जो सिगरेट स्मोकिंग है वो मेल्स करते हैं, तो ये मेल्स की तरफ ज़्यादा मतलब स्ट्रोक इस तरफ मूव करता है, ठीक है। फिज़िकल इनएक्टिविटी, अगर आप लोग कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप लोगों का मतलब लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका बॉडी का जो सर्कुलेशन है या जो ब्लड फ्लो है वो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा। उसके बाद ये कि अगर आपके पास, अगर आपका पेशेंट जो है वो ओबीज़ है, ठीक है, तो वेट उसका ज़्यादा है, तो उस वजह से भी वो स्ट्रोक की तरफ जा सकता है। डाइट में क्या है कि अगर आप लोगों ने डाइट ही अपनी इस तरह से प्लान की हुई है कि वो आपको वो स्ट्रोक की तरफ लेकर जा रही है, तो उसमें भी मतलब आपके ये मॉडिफाइड जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो यही है कि ये जो हम लोग खुद चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमें स्ट्रोक की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है। अब नॉन मॉडिफाइबल जो मतलब रिस्क फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, उसमें ये है कि हम लोगों का आपको पता है कि फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ रन कर रही है तो वो डेफिनेटली आपको भी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। एज फैक्टर में आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो आपको ये स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़, आर्टिकल मतलब जो भी जितनी भी डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, इन सब डिजीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जेंडर में ये है कि स्ट्रोक जो है वो मोस्टली मेल में ज़्यादा होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस की। अब डायग्नोसिस इज़ द मेन थिंग, ठीक है। अगर आप लोग एज अ फिजियोथेरापिस्ट काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों को डायग्नोसिस अच्छे तरीके से नहीं आता तो आप लोग एक कामयाब फिजियोथेरापिस्ट कभी भी नहीं बन सकते, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको डायग्नोसिस आना चाहिए कि आपके पास जो पेशेंट आया है
आया कि उसको मसला क्या है। अगर वो स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसमें उसकी किस स्टेज पे जाके मतलब किस स्टेज पे है, ठीक है, उसकी किस स्टेज पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, ये आप लोगों ने ही डायग्नोस करके उसको फर्दर जो है उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना है। तो आप लोगों का डायग्नोसिस जो है वो उस पर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। वो तब होती है कि जब आप लोगों को हर एक बीमारी के बारे में, हर एक डिज़ीज़ के बारे में आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन हो, उसके सिम्टम्स की, उनकी उसकी सब रीजंस की, ठीक है। और आप लोगों को पता हो कि हमें जो डायग्नोसिस में जो चीज़ें हैं वो कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग मोस्टली फोकस करते हैं एक्सरसाइज पे और मोडालिटीज़ पे, ठीक है, कि हम लोगों ने बस ये करवानी है, डायग्नोसिस हमारा अच्छा है क्या नहीं है, ठीक है। तो डायग्नोसिस में जो है वो सबसे मेन थिंग जो है वो हमारी डायग्नोसिस होती है, जिसपे हम जो स्टूडेंट्स हैं वो फोकस नहीं करते। वो कहते हैं कि बस हमें एक्सरसाइज आ जाए। तो अब डायग्नोसिस में क्या है कि आप लोगों को पता है कि स्ट्रोक का जो पेशेंट है वो आप लोगों के पास जब आता है कि या तो वो व्हील चेयर पे होता है, ठीक है, या वो चल के आता है। जो पेशेंट आपके पास आता है चल के आता है तो उसके आप जो गेट पैटर्न है उससे एनालाइज कर सकते हैं कि उसमें कितने, मतलब उसके गेट पैटर्न से पता चल जाएगा आपको कि वो स्ट्रोक की किस स्टेज पे है, या वो स्ट्रोक ने उसको कितना अफेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और अगर आपके पास व्हील चेयर पे आता है तो आप उसको जब लेटाते हैं तो मज़ीद आप उसका एग्जामिनेशन करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। तो उससे आपको पता चल जाता है कि वो स्ट्रोक के पेशेंट में कितना मतलब उसके जो नर्वस सिस्टम है उसको कितना डिस्टर्ब किया गया है स्ट्रोक की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास पेशेंट आया, उसको आपने फिज़िकल एग्जामिनेशन किया, उसमें आपने उसका जो है वो बीपी वगैरह चेक किया कि उसका बीपी कितना है, क्योंकि स्ट्रोक के पेशेंट में मोस्टली बहुत ज़्यादा रिलेट करता है बीपी, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जो बीपी वगैरह उसको चेक किया, फिर उसके बाद सेंसेशंस है, ठीक है। सेंसेशंस हैं कि सेंसेशंस में आपको पता है सेंसरी, मोटर लॉस और कॉग्निटिव और स्पीच, ये 4 चीज़ें जो आपके स्ट्रोक के पेशेंट्स में डिस्टर्ब होती हैं। तो आपने जो है आपके पास पेशेंट आया तो सबसे पहले तो आप उसकी ग्रिप चेक कर सकते हो। आप उसको कहो कि आपके साथ हैंड शेक करे तो आप उसको कहेंगे कि आपका वो हाथ दबाए, जितना वो आपका हाथ दबा सकता है, इट मीन्स कि उसकी उतनी अच्छी ग्रिप है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके पास आप उसका सेंस मतलब कीज कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, आया कि उसको आपको फील भी हो रहा है कि नहीं कि आप उसको टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि जो सेंसेशंस में आ जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग उसको करके जो है वो देखेंगे कि इसकी वजह से जो है वो पेशेंट में कितना डिस्टर्ब हुआ है पेशेंट स्ट्रोक की वजह से। फिर उसके बाद है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्या है कि ब्लड टेस्ट में आप लोग देखते हैं कि आप सेवरल मतलब बहुत सारे टेस्ट हैं इसमें जो हम मतलब करवाते हैं, इसमें स्ट्रोक में करवा सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो हम लोग स्ट्रोक के पेशेंट में करवाते हैं वो है ब्लड क्लॉट, ठीक है। ब्लड क्लॉट क्या है कि आपने चेक करना है कि आप उस पेशेंट का जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है वो कितना फास्ट है। उससे आपको ये पता चल सकेगा कि पेशेंट में कितनी मतलब जो उसके जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है ब्लड में वो कितनी मतलब वो फास्टली हो रही है, तो उससे आप उसका टाइम चेक कर सकते हो, ठीक है। ये टेस्ट करवाओगे आप। उसके बाद आप ब्लड शुगर टेस्ट होता है, वो भी आपने इसमें मस्ट करवाते हैं, उसमें चेक करने के लिए कि पेशेंट की जो है वो उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितना हाई है, ठीक है। उसके बाद है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का तो आप लोगों को पता ही होगा, मोस्टली लोगों को सीटी स्कैन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। क्या होता है कि उसमें सीरीज ऑफ एक्सरे होती है टू क्रिएट अ इमेज ऑफ योर ब्रेन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम लोग सेक्शन में जो है हमारे ब्रेन के सेक्शन की जो है वो इमेजेस लेते हैं, जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि उसमें ब्लीडिंग कहाँ पे हुई है, या उसमें ट्यूमर है तो वो किस जगह पे हुई मतलब है, उसके आप उसको लोकलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सीटी स्कैन करवाएंगे। फिर उसके बाद सीटी स्कैन का मोस्टली लोगों को
प्रोसीजर पता होगा कि वो पहले एक इंजेक्शन मतलब डाई इंजेक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स में, जिससे वो आपको जो इमेज है वो क्लियर आ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद है एमआरआई। एमआरआई आप लोगों को पता है कि क्या होती है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि उसमें होता क्या है कि हमारे पास पावरफुल रेडियो वेव्स होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं हमारे ब्रेन, मतलब ब्रेन की ना, जिसमें क्या होता है कि हम लोग जो हमारे ब्रेन टिश्यूज़ हैं उनका जो जहाँ पे वो डैमेज हुआ हुआ है जो एरिया, उसको डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। एमआरआई में हम क्या करवाते हैं कि हम जो हमारे जो ब्रेन टिश्यूज़ हैं जो डैमेज हुए हैं उनको हम उसमें डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ है कैरोटिड अल्ट्रासाउंड। कैरोटिड अल्ट्रासाउंड क्या होती है कि उसमें क्या होता है कि हमारे पास हम साउंड वेव्स के थ्रू एक इमेज बनाते हैं, जिसमें हम लोग जो हमारी आर्टरीज के अंदर अगर कोई फैटी डिपॉजिट है, कोई हमारी ब्लड फ्लो के अंदर कोई फैटी डिपॉजिट है, तो हम उसके नेक के अंदर, कैरोटिड आर्टरीज कौन सी होती हैं, नेक वाली होती हैं, तो उसमें हम लोग उसको इजीली देख सकते हैं कि कई मतलब इसकी वजह से तो कोई ब्लॉकेज तो नहीं हुई, ठीक है, इसकी वजह से तो कहीं पे स्ट्रोक उसकी रीज़न तो नहीं बनी पेशेंट की, ठीक है। फिर उसके बाद एक इकोकार्डियोग्राम, ठीक है, सिक्स्थ है ये डायग्नोसिस में मैं आपको बता रही हूँ, जो हम लोग अभी डायग्नोसिस हमारा चल रहा है, ठीक है। उसमें हम जो 6 पॉइंट है हमारा वो इकोकार्डियोग्राम है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग हार्ट की जो है ना, अगर हार्ट की वजह से आप लोगों को पता है इको से ही पता चल रहा है कि ये हार्ट से रिलेटेड है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर कोई हार्ट में कोई ब्लॉकेज हुई है या वो मतलब हार्ट से लेके जो उसकी आर्टरीज जा रही हैं सेरेब्रल आर्टरीज तक, जो भी जितना भी हमारा जो वेज पाथवे है उस पर कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज है या कोई क्लॉट बना हुआ है जो मूव कर रहा है हमारी सेरेब्रल आर्टरीज की तरफ, तो हम उसमें वो सारा उसका डायग्नोस करते हैं कि क्या कोई हार्ट की वजह से उसमें कोई ब्लॉकेज की वजह से जो है वो कहीं पे तो नहीं हमारे पास पेशेंट जो है वो स्ट्रोक की तरफ गया, ठीक है। क्या है 6 मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, ठीक है। इसमें कि हम लोग डायग्नोसिस में क्या करते हैं, सबसे पहले आपके पास पेशेंट आया, आपने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है अच्छे तरीके से कि उसको मसला क्या है, उसका किस स्टेज पे जो है वो स्ट्रोक है। फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाएंगे, सीटी स्कैन है, फिर उसके बाद एमआरआई है, फिर उसके बाद कैरोटिड अल्ट्रासाउंड है, फिर इकोकार्डियोग्राम है, ठीक है। ये तो था हमारा डायग्नोसिस। अब हम लोग चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो पेशेंट है उसमें मोटर एक्टिविटीज़ का लॉस हो सकता है, ठीक है, उसमें लैंग्वेज का लॉस हो सकता है। तो एज अ फिजियोथेरापिस्ट हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने उन चीज़ों को रीलर्न करवाना है पेशेंट की। उसमें हमारे पास क्या है कि सिंपल मोटर एक्टिविटीज़ हैं। सिंपल जो हमारी मोटर एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, हमारे पास वॉकिंग है, सीटिंग है, स्टैंडिंग है, लाइंग डाउन है, ये हम लोगों ने रीलर्न करवानी है पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि वो इस चीज़ का जो मैसेज उसके ब्रेन से उसको मिलता है वो उसको लॉस कर चुका है। तो हम लोगों ने उसको रीलर्न करवाना है पेशेंट को कि वो उसके मतलब आप उसको इन अदर वेज में हम कह सकते हैं कि उसकी हमने रिहैबिलिटेशन करवानी है पेशेंट की। तो उसके बाद है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या है कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारे पास ईटिंग है, ड्रिंकिंग है, स्वेलिंग है, ड्रेसिंग है, ठीक है, बाथिंग है, कुकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है और यूजिंग द टॉयलेट, ये जो हमारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें हम लोग इसमें पेशेंट की रीलर्निंग करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पेशेंट खुद नहीं कर पाता, हम लोगों को करवाना पड़ता है। हमें पेशेंट को सिखाना पड़ता है, उसकी रीलर्निंग करवानी पड़ती है थ्रू असिस्टिव या पैसिवली, उसको हम लोग जो है वो गाइड करते हैं। उसके बाद है स्पीच थेरेपी। आप लोगों को पता है कि स्पीच थेरेपी में क्या होता है कि पेशेंट्स अगर वो इस साइड का हुआ है तो वो उसकी स्पीच वो इजीली वो बोल नहीं पाता, ठीक है। तो हम लोगों ने जो इसके लिए स्पेशली जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं
वो इस पे वर्कआउट करते हैं और उनको बोलना सिखाते हैं, दोबारा से री लर्निंग उनकी करवाते हैं, और अदर कम्युनिकेशंस उनकी जो स्किल्स हैं, मतलब कि दूसरे वेज है जिसमें वो अपनी बात दूसरों को अच्छे तरीके से समझा सके, वो करवाते हैं, ताकि पेशेंट को अपनी जो लाइफ है वो गुजारने में आसानी हो और वो अपनी बात को समझा सकें। ठीक है, ये हम लोग करते हैं। ये तो स्टेजेस जो होती हैं पेशेंट की, मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हैं, उसकी रिकवरी की, उसके साथ साथ ये चीज़ें चलती रहती हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करूँगी। अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ कि जो एक स्ट्रोक का पेशेंट है उसकी लाइफ में फिजियोथेरेपिस्ट की कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रोक के पेशेंट की जो अगली लाइफ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा फिजियोथेरेपिस्ट पे डिपेंड करती है कि उसकी फिजियोथेरेपी कितने अच्छे तरीके से हो रही है। आप लोगों के पास मैंने पहले भी बताया कि पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो है रोज़, मतलब जो पेशेंट आते हैं वो 6 मंथ बाद आते हैं, 1 साल बाद आते हैं। स्ट्रोक उनको मतलब 6 मंथ हो चुके होते हैं लेकिन उन्होंने फिजियोथेरेपी नहीं करवाई होती, तो उसमें क्या होता है कि उनके जो रिकवरी के चांसेस होते हैं ना, उनके कम हो जाते हैं। अगर आपको स्ट्रोक हुआ है और आपने उसको उसी वक्त आप लोगों ने फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दिया, तो उसके रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू कि जिसने 6 मंथ बाद या 1 साल बाद करवानी स्टार्ट की है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग फिजियोथेरेपी के थ्रू जो है वो किस तरह से जो है वो पेशेंट की वो लाइफ में इम्पोर्टेंस रोल जो है फिजियोथेरेपी प्ले करती है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें फिजियोथेरेपी क्या करती है कि उसके जो सिम्टम्स हैं उनको मिनिमाइज कर देती है। ठीक है, जो उसकी जो सिम्टम्स हैं या उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर देती है। ठीक है, हमारे जो ब्रेन के जो सेल्स हैं वो जिसकी वजह से वो डैमेज हो चुके हैं और वो लॉस ऑफ मसल फंक्शन, मतलब वो उसको मसल को प्रोवाइड कर रहे थे फंक्शन, वो नहीं कर पा रहे, तो वो भी उसको करेंगे, उसकी रिकवरी करेंगे। ठीक है, थ्रू फिजियोथेरेपी। फिर उसके बाद है कि हमारे अगर कोई मसल्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं या कुछ है, उनकी रिकवरी, उनको स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, हम फिजियोथेरेपी के थ्रू एक्टिव, असिस्टिव, पैसिव एक्सरसाइज हम जो है उसको स्टिमुलेट करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारे पास स्टिफनेस आ गई है या हमारी जो अफेक्टेड नर्व हैं, जो मसल है, उनमें सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, तो वो फिजियोथेरेपी से वो चीज़ उसको मेंटेन करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमारे मूवमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, हम उनकी रीलर्निंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो लैंग्वेज के वेज हैं, हम लोग डिफरेंटली जो है उनको कम्युनिकेशन स्किल्स बताएंगे कि आप इस तरह से उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। जब आप पेशेंट की फिजियोथेरेपी करते हैं और अगर वो पेशेंट ठीक हो जाता है, वो अब इजीली अपनी मूवमेंट्स कर सकता है, तो फिर हम उसको स्ट्रेंथनिंग की तरफ ले जाते हैं। स्ट्रेंथनिंग से मुराद ये है कि आप उसको जो है वो उसकी जो मसल की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उसमें आप लोगों को पता है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो हैं वो हम लोग करवाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मसल लॉस, अगर कोई मसल लॉस है उसको हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखें ना, अगर कोई पेशेंट है आपके पास, वो बेड रिडन है और वो अपनी मतलब लेग्स को मूव नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता, तो क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी जो मसल है वो वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम लोग उसकी मूवमेंट्स करवाते रहते हैं तो उसकी मसल वेस्टिंग नहीं होती। ठीक है, और इसकी रिकवरी जो है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टेजेस ऑफ रिकवरी की, ठीक है, तो दे आर द 5 स्टेजेस ऑफ रिकवरी जो हमारे पास पेशेंट के होती है। मतलब 5 स्टेजेस में हम उसको आप कह लें कि लोकेट करते हैं कि इसमें ये मतलब होता है कि इसमें पेशेंट की ये कंडीशन होती है और ये मसल की इस वक्त यहाँ पे क्या कंडीशन होगी। सबसे पहले है फ्लेक्सिडिटी। फ्लेक्सिडिटी में क्या होता है हमारे पास कि जो पेशेंट है ना वो अपने मतलब मूव नहीं कर सकता। ठीक है, उसके मसल फ्लॉपी हो चुके होते हैं और इसमें क्या होता है कि हम लोग पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं। ठीक है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन मतलब हम खुद
मूवमेंट्स करवाते हैं उस पेशेंट को, वो खुद जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकता। फिर उसके बाद है स्पास्टिसिटी अपीयर्स, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप लोग इसको समझना मतलब अच्छे तरीके से समझेंगे तो तभी समझ आएगी। थोड़ा सा मतलब इसमें ना इसको करते हुए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो इसमें स्पास्टिसिटी में क्या होता है कि पेशेंट जो है ना उसका मसल टाइट हो जाता है, मसल जो है वो टाइट हो जाता है और उसको मतलब उसको रिलैक्स करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, वो उसकी वजह क्या है कि जो रिलैक्स नहीं वो कर पाता, कि उसका जो ब्रेन के जो है मैसेज है वो जल्दी जा नहीं पाता, जिसकी वजह से उसका मसल नहीं रिलैक्स हो पाता जल्दी, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं और एक्टिव और असिस्टिव रेंज ऑफ मोशन करवाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग जो पेशेंट को जो है वो उसको वो खुद भी वो साथ साथ करने की कोशिश करता है और हम भी उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टेज थ्री में क्या होता है कि हम उसमें जो उसकी स्पास्टिसिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। अब इंक्रीज कर जाती है, अब ये था कि डिक्रीज करनी चाहिए था, ये तो इंक्रीज कर गई है, ठीक है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन होती है थोड़ी सी। तो ये है कि इसमें अब पेशेंट जो है ना वो आ रहा है मतलब मजबूती की तरफ जा रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो उसके मसल टाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें एक आपको मसल से एनर्जी का पता होगा कि एक मसल उसके काम तो कर रहा होता है, एक अगेंस्ट होगा और एक उसके साथ होगा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग मसल टाइट होते हैं, ठीक है, और होते मसल टाइट ही हैं, लेकिन ये होता है कि डिफरेंट मसल्स एक दूसरे के साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो हम लोग पैसिव रेंज ऑफ मोशन और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ही करवाते हैं, ठीक है। अब जो तीसरी फोर्थ स्टेज है उसमें अब जो है ना वो स्पास्टिसिटी जो है ना वो डिक्रीज कर गई है। डिक्रीज कर गई है तो क्या हुआ है, मोटर रिकवरी हुई है। मोटर रिकवरी हुई है तो क्या हुआ है कि जो इनवॉलेंट्री मसल टाइट हुए थे ना वो डिक्रीज, टाइटनेस कम होना शुरू हो गई है। अब जो है यहाँ पे आके क्या होगा, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होगी। पेशेंट जो है वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन जो है वो करवाना हम लोग शुरू कर देंगे। सेकंड थिंग इसके जो स्पास्टिसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो गई है। और उसमें हम लोग कौन सी एक्सरसाइज करवाएंगे, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। दिस इज़ द लास्ट स्टेज जिसमें हम पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो अपने आप को मूव कर सकता है और उसमें हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रोक। सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने काजिज़ को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने डायग्नोसिस को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ आए, फिर उसके बाद हम लोगों ने फिजियोथेरेपी का क्या रोल है एक स्ट्रोक पेशेंट के अंदर वो हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड लास्ट वन हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ रिकवरी डिस्कस की कि हम लोगों के पास पेशेंट की रिकवरी कैसे होती है, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, नहीं तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। ओके जी, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा ना तो आप वो कमेंट में कर देना, मैं आपको बाद में भी इसका जो है वो रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। होप सो थोड़ी सी ट्राई किया समझाने की। तो अगर किसी को फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से कोई भी पॉइंट में कहीं पे भी कोई भी मसला है तो आप मेरे से कमेंट में जो है वो कर दें, इंशाल्लाह मैं उसको आपको समझा दूंगी। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।